हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं नीट 2020 का पेपर सॉल्यूशन और इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे जो क्वेश्चंस है उनके बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला बोल रहा है कि बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड। बोल रहा है कि एमिटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड होने चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन, बहुत पतला होना चाहिए, एंड लाइटली डॉप्ड और कम डोपिंग होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। आगे वाले पेपर लेते हैं, बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशन। नहीं, बिल्कुल एमिटर है वो हाईली कंसंट्रेट डोपिंग लेवल होता है और बेस है वो लोवेस्ट डोपिंग लेवल पे होता है। ठीक है, एंड फोर्थ है एमिटर बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज। नहीं, सबसे बड़ा कलेक्टर होता है, फिर एमिटर और फिर बेस, तो इसका ऑप्शन जाएगा सेकंड आपका। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एक कंडक्टर है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। ओके, हैज ए चार्ज ऑफ चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इसके ऊपर जो चार्ज है Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये इस पे चार्ज है टोटल, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से इसके ऊपर फैला हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बाहर वाले बिंदुओं के लिए कोई भी आवेशित गोला है, बाहर वाले बिंदुओं के लिए केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो होगी E इज इक्वल टू KQ/R²। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू K 9 इंटू 10⁻⁹ Q 3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R²। तो R ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये पूरी डिस्टेंस है 15 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10⁻⁻9 10⁻+9 10⁻⁻7, इसको अगर मैं काटूं तो 10⁻+2 रहेगी। ठीक है, और उसके बाद में मैं इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 3.2 अपॉन 15 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻6। ठीक है, ये 9 3 टाइम्स कैंसिल हुआ और ये 5 टाइम, ये अगेन 3 से ये 5 टाइम। ठीक है, दिस इज 32/25। तो इसको आगे और सॉल्व करता है तो ये आपके पास हो जाएगा 32/25 और इसको 32 बनाने के लिए उधर से एक पावर इधर ली 10⁵। ठीक है, तो 32/25 इंटू 10⁵, 10⁵ इसमें आ रहा है ये, और 32/25 दिस इज ग्रेटर देन 1 है, तो 1.28 सब में आ रहा है। ठीक है, तो ये 1.28, देखिए इससे आगे इसको आपको कैलकुलेट ही नहीं करना था, न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज आंसर विल बी 4th। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यस, थर्ड क्वेश्चन है assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. Limit of resolution of a telescope whose objective has a diameter of 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर डायमीटर है। ठीक है, अब देखिए वेवलेंथ है आपका लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। ठीक है, और आपके पास जो लिमिट होती है या विभेदन सीमा होती है, विभेदन सीमा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। डी डायमीटर होता है, तो 1.22 लैम्डा अपॉन डी में 1.22 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर अपॉन डी कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए ये 2 ये हो जाएगा 300 इंटू
1.22 और 10⁻⁻9 और उसको 300 को 20 अगर इधर लूँ तो 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 इंटू समथिंग, तो मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए इधर पहले तो ये 2 जीरो यहाँ से हटाई और ये 10⁻⁻7 कर दिया। अब आपके पास आ रहा है 2, ये 3 से ये 3 टाइम और 3 और इसको मल्टीप्लाई किया और फिर आपका 10⁻⁻9, तो 3 और ये 2 का 6 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, रेडियन ये एंगल होता है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल की विमा पूछी आपको, तो प्रतिबल की विमा हो जाती है F अपॉन एरिया। ठीक है, F m1 L1 T-2 और एरिया L2, तो L2 ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, तो L-1 इस एक में सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट, स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है वो कितना दिया हुआ है, लिस्ट काउंट है 0.01 नैनोमीटर। ओके, एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल, और उसके जो वृत्तीय पथ पर जो टोटल डिवीजन है, टोटल डिवीजन वो आपके कितने हैं 50। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू चूड़ी अंतराल बटे टोटल डिवीजन, टोटल डिवीजन। ठीक है, तो लिस्ट काउंट आपको दिया हुआ है 0.01 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻, नहीं सॉरी mm, तो ये नैनोमीटर नहीं है mm है, तो mm हो गया। लिस्ट काउंट आपको दिया हुआ है 0.01 mm इज इक्वल टू x, हमें पूछा है चूड़ी अंतराल कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच, चूड़ी अंतराल x और टोटल डिवीजन कितना हो गया 50। 50 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 1/2 0.5, तो 0.5 mm फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आपको ये पुली दी हुई है और इस पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर ये पुली यहाँ से बंधी हुई है और ये जैसे ही सिस्टम रिलीज किया जाता है तो बोला कि इनके एक्सेलरेशन क्या होंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ये बराबर भारी द्रव्यमान कितना 6 माइनस हल्का द्रव्यमान बटे टोटल द्रव्यमान इंटू जी, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया 6 माइनस 4 2 और ये 10, जी बटा 5, ये इसका एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, किसी इलेक्ट्रॉन को अगर v पोटेंशियल डिफरेंस से अगर अपन उसको एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू 1.22, नहीं इसको मैं 1.22 नैनोमीटर 227 नैनोमीटर। ठीक है, अपॉन v अंडर रूट v वोल्टेज होता है। क्लियर, तो v अंडर रूट v को मैं इधर ले आऊं तो अंडर रूट v इज इक्वल टू 1.227 नैनोमीटर अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा की डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूं। आपको बोला कि ये जो लेमडा है वो इतना है, कितना है 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल nanometer will cancel out with nanometer and 1.22 cancel out with 1.22, that is 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, तो अंडर रूट v दैट इज इक्वल टू 10⁻+2। बच्चों ने हड़बड़ाहट में यहाँ गलती की है और इसका स्क्वायर करने की बजाय इसका अंडर रूट फिर से ले लिया और आंसर 10 लगा दिया कई कुछ बच्चों ने, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर करते तो इधर तो आ जाता v एंड ये हो जाता 10⁻4। ठीक है, वोल्ट, तो आंसर विल बी 10⁻4 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। एक इतना वॉल्यूम है, इतने आयतन के अंदर सब जगह
विद्युत विभव की वैल्यू 5 वोल्ट नियत है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज व्हाट। ठीक है, तो कहीं अगर विद्युत विभव अगर नियत है तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है E = -dV/dr। अगर हम लोग किसी वॉल्यूम के अंदर, ये जैसे कोई आयतन है और इस आयतन के अंदर हम लोग यहाँ से इतना चलते हैं dr, कितना हल्का सा भी चलते हैं, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं मिल रहा है, क्योंकि dr दूरी चलने पर अगर dv पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। ठीक है, और यहाँ आप हल्का सा आप विस्थापित होते हो या इस वॉल्यूम में अगर पूरा विस्थापित होते हो तो आपके डिस्टेंस ट्रेवल करने से आपके पोटेंशियल में कोई किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपका dv कितना है, 0, और dv 0 है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि एक समरूप आवेशित खोखला गोला है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, और हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू वही होती है जो सरफेस पर होती है। तो ये एक वॉल्यूम है और इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है, और अगर यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है और ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सेल है या कोई किसी प्रकार का गोला है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, लेकिन विद्युत विभव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो यहां से आपका ऑप्शन बनेगा 3rd 0। ठीक है, नेक्स्ट। Yes, question number 9. A cylinder contain hydrogen gas at pressure of 249 kilopascal. तो आपको प्रेशर दिया हुआ है एक सिलेंडर के अंदर 249 किलोपास्कल, ओके, और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये केल्विन में हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, इट्स डेंसिटी इज व्हाट, हम लोग जानते हैं PV = nRT होता है। ठीक है, और यहां से PV = n को लिख सकता हूं मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू RT। ठीक है, और ये एटॉमिक मास इधर आ जाएगा तो P इंटू एटॉमिक मास = m/v इंटू RT, और ये m/v इज व्हाट, डेंसिटी। तो फाइनली मेरे पास जो डेंसिटी आएगी वो RT को इधर बटन भेज दूं तो PMA/RT। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दें, P की वैल्यू कितनी है, 249 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा P। एटॉमिक मास क्या है, ये हाइड्रोजन गैस H2 होती है भाई। ठीक है, तो H2 का जो एटॉमिक मास है या इसका जो अणुभार है, ठीक है, ये अणुभार कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अपॉन R की वैल्यू आपको गिवन है 8.3 लेनी है इंटू 300। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा 0.2 kg/m³, 4th ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पूछा, द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर ऑफ डेंसिटी n। ये जो मीन फ्री पाथ होता है वो आपका नंबर ऑफ ये जो डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ डेंसिटी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो डायमीटर होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? तो ऑप्शन विल बी 4th, एक ही ऑप्शन ऐसा बन रहा है, बाकी इसमें कांस्टेंट है √2 एंड पाई। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, उस क्वेश्चन में ऐसा था, ध्यान दें, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। आपको बोला गया है कि एक टावर है, ये एक टावर है जिसकी हाइट h है। इस टावर से एक बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड इसको फेंका है, और फिर ये ऐसे जाता है, ऐसे जाकर के
वापस यहां आता है, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। यहां पे ये 80 मीटर पर सेकेंड से हिट करता है। तो बोला कि हाइट h कितनी होगी। देखिए जितने से ऊपर फेंका है उतने से ही वापस इस पॉइंट को क्रॉस करेगा 20 मीटर। तो आंसर इससे भी वही आएगा, बिकॉज ये बोल रहा है कि यहां से इतने से नीचे फेंका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आना है। लेकिन जबकि क्वेश्चन उसमें जो पूछा था वो ये था कि 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, ऊपर जाकर के फिर ये नीचे आता है और ग्राउंड को हिट करता है 80 मीटर पर सेकंड से। तो आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता है और यहाँ फाइनल वेलोसिटी पता है, तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा यहाँ पे ये एक्सेलरेशन g से डाउनवर्ड फॉल होगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास s जो है वो h बराबर, ये h हो गया, h बराबर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। v स्क्वायर की वैल्यू, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 80 का 6400 माइनस यू स्क्वायर 20 का 400 बट्टा 2 और g की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो ये हो गया 6000 बट्टा 20, ये हो गया आपका 300 मीटर उसकी हाइट होगी, सेकंड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आपको पूछा कि लॉजिक सर्किट दिया गया है और इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी। देखिए ये आपको ए दिया है, ये नॉट गेट है, तो ये आपके बन जाएगा ए बार और ये बी का हो जाएगा बी बार, ठीक है। ए बार और बी बार, फिर इस नोर द्वार को हम लोगों ने दिया, तो नोर द्वार पहले तो इनको ऐड करेगा, तो पहले y बराबर आपके पास आएगा ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, फिर इसका होल बार, ठीक है। और यहां से जो y बराबर आएगा ए और इस बी बार का ये डॉट हो जाएगा इनटू बी, ठीक है। ए बार का बार ए, प्लस का बार डॉट और बी बार का बार बी, ठीक है। तो ए डॉट बी, दिस इज एंड गेट, तो ये आपका कौन सा गेट है, एंड गेट है। और एंड गेट में क्या होता है, 0 0 तो 0 और 0 1 तो 0 और 1 0 तो भी 0 और 1 1 पे क्या होगा 1, यानी ये मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई में दोनों में से कोई एक 0 होती है, 0 हो जाता है, तो 1 1 पे 1 होना चाहिए, ठीक है। और बाकी तीनों 0 0 होने चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है, देखिए 1 1 पे 1 और बाकी तीनों 0 0, ये रहा ऑप्शन थर्ड, 0 0 0 और 1 1 पे 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 to the power minus 9 कूलम into मीटर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, छोटा विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। और इसका डाइपोल मोमेंट है P बराबर कितना है, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है, कूलम पर मीटर, कूलम इंटू मीटर सॉरी। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है। क्लियर। और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस, ए पॉइंट डिस्टेंस 0.6 मीटर, 0.6 मीटर यानी आर बराबर 0.6 मीटर, और ये जो एंगल है वो आपका थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इस जगह आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, इस पॉइंट पी पर कितना होगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल होता है केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पी 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, कॉस 60 1/2 अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 0.6 का स्क्वायर 0.36, ठीक है। यहां से 10 टू द पावर प्लस 9 से 10 टू द पावर माइनस 9 कैंसिल हो गया, और ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 9 इससे 4 बार कट गया, और 4 से ये 4 बार कट गया, और 2 से ये 2 बार कट गया, 2 इंटू 100 200 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन विल बी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, ए कैपिलरी ट्यूब
ऑफ रेडियस, इसको मैं यहां से रफ कर दूं, यस, ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है वो है R, और ये वाटर के अंदर डुबोया तो वाटर इसके अंदर H हाइट पे चढ़ा, ठीक है। तो किसी भी कैपिलरी ट्यूब को आप वाटर के अंदर आप इमर्ज करते हो तो उसके अंदर जो वाटर लेवल इंक्रीज होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो H इज इक्वल टू व्हाट, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो t cos थीटा ये रो और g रो डेंसिटी है, g है, तो ये h, ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट है तो h सीधा सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r के, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर अच्छा ये ऐसे इतना h ऊपर चढ़ता है और इसके अंदर जो पानी भरा है वो 5 ग्राम है, कितना पानी है, 5 ग्राम, m बराबर क्या होता है, रो इंटू आयतन, ठीक है, और आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो रो इंटू आयतन हो गया क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई h, ठीक है, ये आपका इसके अंदर मास हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड व्हाट इज द मास रेज इन दिस ट्यूब, ठीक है, वाटर कितना इसके ऊपर चढ़ेगा उसका मास कितना होगा, क्लियर। तो ध्यान दें, नेक्स्ट आपको पूछा है कि इसकी रेडियस है वो 2r कर दी, तो डेफिनेटली हाइट है वो आधी हो जाएगी, तो आपने रेडियस 2r कर दी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपकी हाइट क्या हो जाएगी, आधी, और आपकी हाइट आधी हो जाएगी तो आपका जो मास m डैश है वो हो जाएगा रो इंटू एरिया, रो इंटू एरिया पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू h कितना है, h/2, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा रो, ये 4 आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू h/2, 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हुआ और ये हो गया 2 रो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 रो पाई आर स्क्वायर इंटू h, ठीक है। तो रो पाई आर स्क्वायर इंटू h की जो वैल्यू है वो m है, तो m डैश कितना हो जाएगा 2m, m डैश आपका हो गया 2m, ठीक है। और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 5 ग्राम, तो 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर T फॉर कॉपर। देखिए एनसीईआरटी में गिवन है हाई टेम्परेचर के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन लो टेम्परेचर के लिए आपको ये फॉर्मूला भी, ये ग्राफ भी, ये वेरिएशन भी मिलेगा, बिकॉज रो इज व्हाट, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर 0 से अगर अपन बढ़ाए तो आप कह सकते हैं कि एक समानुपाती रिलेशन भी है, तो लो टेम्परेचर पर ये भी वैलिड है, बट एनसीईआरटी में इसके बारे में भी हाई टेम्परेचर पर गिवन है, क्लियर। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होती है वही एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है, तो दोनों का बराबर रोल है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 1:1, 1:1 में उनका दोनों का योगदान होगा, क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टन्स कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू नॉट एन इज व्हाट, टोटल नंबर अपॉन टोटल लेंथ इनटू आई, ठीक है। तो म्यू नॉट की आपको वैल्यू दी हुई है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके कितने 100 अपॉन लेंथ कितनी है आपकी 50 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 मीटर, ठीक है, इंटू आई आपका है
2.5 एम्पियर। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 2.5 5, क्लियर, 5 इंटू 4 20 पाई इंटू ये 100 और ये 10 टू द पावर 5 हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस में 4, और 2 पाई की वैल्यू 3.14, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 2 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, तो 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ऑप्शन विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। तो बोर मॉडल सिर्फ और सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड होता है। तो बोल रहा है ड्यूट्रॉन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितनी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए, तो इसके लिए वैलिड है। सिंगल आयोनाइज्ड नियोन, तो सिंगल आयोनाइज्ड नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन है, नियोन 10 पे है, तो आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बिल्कुल है ही, और सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम, तो हीलियम 2 परमाणु क्रमांक पर है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 आयोनाइज्ड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अभी और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है द एनर्जी इक्वलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, 0.5 ग्राम की इक्वलेंट एनर्जी कितनी होगी, तो ये मॉडर्न फिजिक्स की इक्वेशन है, और इसको E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसको करते हैं। देखिए E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम आपके पास कितना है, तो 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम को मैं 10 की घात -3 से केजी में लिख दूंगा, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, C3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर ये -4, और ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 16। ठीक है, तो 9 इंटू 5 45 इंटू 10 की घात -4 और ये 10 की घात 12, और अगर मैं यहाँ से एक पावर उधर लूँ तो ये 4.5 इंटू 10 टू द पावर 13, तो 10 की घात 13 इसमें आ रहा है, तीनों में आ रहा है, तो 4.5 किसमें आ रहा है, ये रहा। ठीक है, और ये एनर्जी किसमें, सारे MKS में है, तो ये जूल में एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर व्हाट इज द वैल्यू। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होंगे, इस वैल्यू के वैल्यू क्या है, 9.99 माइनस 0.0099। ठीक है, तो इसके सिग्निफिकेंट नंबर दशमलव के बाद में जितने कम जिसके होंगे वहां तक काउंट होंगे, तो यहां तक सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होंगे, तो इसको माइनस करने के बाद में ये 3 अंक वैलिड होंगे, तो 3 अंक यहाँ पे किस में है, इस अकेले में है। ये देखिए 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगी वो 9.98, तो यहां तक जिसमें दशमलव के बाद में जितने कम होते हैं वहां तक वैलिड होंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है उसमें इन ए गिटार 2 स्ट्रिंग A and B मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। ठीक है, 2 स्ट्रिंग है मेरे पास और दोनों की आवृत्ति हल्की सी भिन्न है, जिसकी वजह से उसमें 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की विस्पंद सुनाई देते हैं, बीट्स सुनाई देती है। तो मुझे यहाँ से श्योर हो गया कि NA और NB जो इनकी आवृत्तियां हैं उनका अंतराल 6 है, या तो ऐसे 6 है या फिर NB ज्यादा है और NA कम है और ऐसे 6 है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि व्हेन टेंशन इन B इज स्लाइटली डिक्रीज, B में अगर तनाव हल्का सा कम किया जाए, B में तनाव अगर हल्का सा
कम किया जाए, तो मुझे पता है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2L √T/μ, ठीक है। तो T के सीधी सीधी प्रोपोर्शनल होती है, तो T को अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते हैं किसकी, बी की। तो बी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने पर ये बिट्स इंक्रीज हो रही है, बिट्स 7 हो गई। तो देखिए बी को घटाने से अंतर किस में घट रहा है। अगर मैं यहां पे बी को घटाता हूं तो पहले तो एनबी में से एन ए घट रहा था तो 6 था, और अब घटे हुए एनबी में से अगर एन ए घटेगा तो 6 से कम होगा, तो ये वाला होगा। अगर मैं यहां से इसको घटाता हूं तो डेफिनेटली ये डिफरेंस है वो ज्यादा होगा, तो आपका यहां से ये करेक्ट रिलेशन होगा। और अब आपको बोला गया है कि द फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज, ठीक है, 530 हर्ट्ज है ए की, तो 530 माइनस एन बी इज इक्वल टू 6, तो 6 इधर आएगा और एन बी उधर जाएगा, तो एन बी इज इक्वल टू 524 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट, इन सीरीज आरएलसी, एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, ठीक है। अब देखिए आरएलसी परिपथ के अंदर आप क्या देखेंगे कि इधर की तरफ करंट है, और अगर आपका परिपथ है वो अगर प्रेरणिक है तो डेफिनेटली धारा आगे होगी और वोल्टेज पीछे होगा, और अगर आपका परिपथ धारितीय है तो आपका डेफिनेटली धारा आगे होगी, वोल्टेज पीछे होगा, और परिपथ अगर प्रेरणिक है तो वोल्टेज आगे होगा और धारा पीछे होगी। क्लियर? तो और कितना फेज डिफरेंस होता है, तो फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, ये फेज डिफरेंस होता है LCR परिपथ के अंदर। अब आपको ये बोल रहा है कि एक LCR परिपथ है और इसमें AC सोर्स जोड़ा हुआ है, और अगर L को अगर आप रिमूव करते हैं तो फेज डिफरेंस हो जाता है π/3 का, और फिर अपन L को रखते हैं और C को रिमूव करते हैं तो फेज डिफरेंस अगेन π/3 का होता है। तो पहले L को रिमूव करेंगे तो RC परिपथ होगा, और RC परिपथ में धारा वोल्टेज से π/2 आगे होगी, π/3 आगे होगी, और अगली बार C रिमूव कर रहा है तो LC परिपथ होगा, नहीं सॉरी LR परिपथ होगा, और इस LR परिपथ में धारा पीछे होगी और वोल्टेज π/3 आगे होगा। तो L और C दोनों एक साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो जितना L आगे रखना चाहता है उतना C पीछे रखना चाहता है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो ये XC और XL है, इन दोनों का प्रभाव बराबर है, और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर 0 हो जाएगा, तो फाई आपका कितना आएगा, 0 आएगा, वो समान कलम हो जाएंगे। और फाई 0 आएगा तो आपको पूछा पावर फैक्टर होता है cos फाई, तो फाई 0 है तो cos फाई कितना हो जाएगा, 1, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, और R1 और R2 में वो रिलेशन है थ्रो 1 केल्विन आर इन द रेशियो ऑफ, ठीक है। तो हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है ms डेल्टा टी, ठीक है। m होता है रो इंटू 4/3 पाई r³ इंटू s इंटू डेल्टा टी। तो दोनों बॉडी कॉपर की है तो स्पेसिफिक हीट सेम और इसकी डेंसिटी सेम। 4 वैसे भी 4π/3 वैसे भी कांस्टेंट है। डेल्टा टी आपने दोनों में ही 1 केल्विन बढ़ाना है तो वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड है वो प्रोपोर्शनल है किसके, r³ के, r³ के प्रोपोर्शनल है। तो आपका जो Q1 और Q2 होगा, कौन, Q1 और Q2, उसका जो रेशियो होगा वो Q1 रेशियो Q2 दैट इज इक्वल टू R1 रेशियो R2 का होल क्यूब, ठीक है।
तो R1 और R2 में रिलेशन है, R1 की वैल्यू 1.5 R2 है, तो यहाँ पे 1.5 R2 रखूँ तो R2 से R2 कैंसिल, 1.5 का क्यूब, और 1.5 इज व्हाट 3/2 डेड है का क्यूब, और 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, तो 27/8 ऑप्शन विल बी थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट 24, ब्रिस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेरेंस शुड बी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ब्रिस्टर एंगल होता है tan IP दैट इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, और आपको पता है ये जो म्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। 1 किसके लिए होता है, एयर के लिए, और बाकी के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो tan IP की जो वैल्यू है, tan IP को वो IB बोल रहा है, तो tan IP ये 1 और 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो tan IP 1 किसके लिए होता है, तो tan IP 1 जब एंगल 45 होगा तो उसके लिए, और फिर 45 से ज्यादा होगा, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, वो 10 90 पर इन्फिनिटी हो जाता, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट, 45 से 90 के बीच में एंगल होगा। ठीक है, 2 सिलेंडर A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock। ठीक है, contain A an ideal gas at standard temperature and pressure, B is completely evacuated, the entire system is thermally isolated, the stopcock is suddenly opened, the process is। देखें, दो चैम्बर है अपने पास, एक चैम्बर A है और एक चैम्बर B है, और ये स्टॉप कॉक है। इसमें एक गैस भरी हुई है किसी टेम्परेचर और किसी प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, और ये पूरी तरह से क्या है, निर्वात है। ठीक है, और वो बोला कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो निकाय है वो आइसोलेटेड है, नहीं बिल्कुल विद्युत वो मतलब उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, और इस कॉर्क को एक अचानक से हटा दिया। तो पहली बात तो ये अचानक हटाने से ये जो प्रोसेस होगा वो रुद्धोष्म होगा, और दूसरी बात ये जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से उष्मा की कुचालक है, इसलिए उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, इसलिए भी ये रुद्धोष्म होगा, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा रुद्धोष्म। ठीक है, नेक्स्ट, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599। ठीक है, ये आपको दिया हुआ काई ससेप्टिबिलिटी 599, क्लियर, इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो H दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है, द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड इज, क्लियर, आपको म्यू पूछा है इसका, क्लियर, तो ध्यान दें, सबसे पहले आपको काई दिया हुआ है, तो 1 प्लस काई दैट इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, तो यहां से जो म्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 1 प्लस काई, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं 600, क्लियर, और म्यू आर के बाद में हम लोग बी अच्छा, आपको फिर उसके बाद में म्यू पूछा है, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, क्लियर, और म्यू नॉट आपको गिवन है कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और म्यू आर आपको दिया हुआ है 600। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो यहाँ पे है, तो ये 10⁵ रह जाएगा, 10⁻⁻⁵, और 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 24/5 इंटू 10⁻⁻⁵, एक पावर और इधर ले लें तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁴, ऑप्शन विल बी -4 थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट
यस, नेक्स्ट है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर मीडियम इज 6 माइक्रोफेरेड। तो आपको जो सी नॉट दिया हुआ है, सी नॉट दिया हुआ है, सी नॉट आपको जो गिवन है वो है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दैट इज 6 माइक्रो फेरेड। ठीक है, विथ इंट्रोडक्शन ऑफ a dielectric medium the capacitance become 30 microfarad. The permittivity of the medium is what? सिर्फ आपको एप्सिलॉन पूछा है, एप्सिलॉन आर नहीं पूछा है। हिंदी में ये गलत दिया है, हिंदी में यहाँ पे पराविद्युतांक दिया है, लेकिन आपको पता है पराविद्युतांक मात्रकहीन है, जबकि आपको चारों ऑप्शनों में मात्रक दिए हुए हैं। तो हिंदी पढ़ोगे और ये ऑप्शन ढंग से नहीं देखोगे तो ऑप्शन आप गलत कर दोगे यहाँ पे। और आप पराविद्युतांक निकालते हो तो पराविद्युतांक तो सीधा 30/6 5 आएगा, आपका आंसर ये होना चाहिए, जबकि ये आंसर नहीं है, इसका आंसर ये है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या पूछा है? एप्सिलॉन पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका पराविद्युतांक अगर एप्सिलॉन आर की अगर वैल्यू निकालूं तो यहाँ से जो एप्सिलॉन आर आएगा वो सी अपॉन सी नॉट आएगा। सी कितना है? 30 माइक्रोफेरेड और सी नॉट आपका कितना है? 6 माइक्रोफेरेड। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक है, और आपका जो एप्सिलॉन आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अगर अपन इसको कर देते हैं तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, एप्सिलॉन 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा फर्स्ट। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 एप्सिलॉन आर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ए चार्ज्ड प्लेट हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है Vd इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना? 3 इंटू 10⁻⁻10। और आपको मोबिलिटी पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि मोबिलिटी होती है म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन ई। ठीक है, Vd की जो वैल्यू है वो 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ है और E की जो वैल्यू है वो 3 इंटू 10⁻⁻10 है। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना? ये 3 से ये कटेगा 2.2 टाइम्स 2.25 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+6। ठीक है, और आपका आंसर बन जाएगा 4th। नेक्स्ट, ये एक कार्बन रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसका कलर कोड ये है और आपको इसकी रेजिस्टिविटी पूछी है। ठीक है, तो 4th कलर है वो गोल्ड है, तो यहाँ पे सुनहरा और रजत या नो कलर 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो गोल्ड है तो ±5% होगा, तो ये 4th ऑप्शन नहीं हो सकता, इन 3 में से होगा। दूसरी बात, फिर अपन इसको कलर कोडिंग के हिसाब से करेंगे। तो देखिए, कलर कोडिंग होती है अपने पास बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वगैरह जो भी है। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, काला भूरा, ये काला भूरा, फिर उसके बाद में ये ठीक है, काला भूरा, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ऐसे। ठीक है, काला भूरा रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू
ये 7 पर आ गया। अब देखें आपको क्या क्या दिया हुआ, येलो, येलो कहाँ आया, ये रहा, येलो आया आपका 4 पे, तो पहला कलर 4। फिर आया वॉयलेट, वॉयलेट कहाँ है आपका 7 पे, तो पहला कलर, दूसरा कलर 7। तो ये तो आपको देखना ही नहीं था, सब में था, चारों में था, कोई दिक्कत नहीं। इनटू 10 की घात, 10 की घात में थर्ड कलर होता है, तो ब्राउन है, काला भूरा ब्राउन, 10 की घात 1 प्लस माइनस 5%। तो 10 की घात 1 10 होता है, तो 470 प्लस माइनस 5% ओम, ये आपका फाइनल आंसर होता है। 470 किलो ओम, ये नहीं, जबकि 470 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट 30, द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा किसके लिए नेगेटिव है, जिनके लिए अल्फा नेगेटिव होगा उनके टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी जो रेजिस्टिविटी, उनका जो रो है वो डिक्रीज होगा, रो डिक्रीज होगा, यानी उनकी चालकता है, चालकता वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देखिए किस, वो बोल रहा है कि ओनली सेमीकंडक्टर, हाँ सेमीकंडक्टर के लिए होता है, लेकिन ओनली सेमीकंडक्टर के नहीं होता है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, हाँ सेमीकंडक्टर के लिए तो जो ये अल्फा नेगेटिव होता ही होता है, लेकिन इंसुलेटर यानी कुचालक या विद्युत रोधी जो पदार्थ है वो उच्च ताप पर बंधन की सहायता से चालकता प्रदर्शित करते हैं, यानी ताप बढ़ाने पर चालकता प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी अल्फा क्या है, देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अल्फा के किस वैल्यू के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रो घटता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रो घटेगा कब, जब ये वैल्यू घटेगी, तब ये वैल्यू घटेगी कब, जब ये माइनस में होगा। तो माइनस में अल्फा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी वेट, एक बॉडी का वेट 72 न्यूटन है अर्थ की सरफेस पर। तो अर्थ की सरफेस पर किसी बॉडी का जो वेट होता है वो होता है mg, और mg आप इसका कितना है 72 न्यूटन, ठीक है। अब बोला कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट द हाइट ऑफ इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहां से h बराबर r/2 पर इसका mg कितना होगा ये पूछा है। तो m तो वही रहेगा, लेकिन g चेंज हो जाएगा वहां पे, तो वो कितना चेंज होगा वो आपको यहाँ पे पूछा है, mg'। तो g' की जो वैल्यू होती है वो होती है g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा g/1 प्लस h की वैल्यू कितनी है r/2, तो r/2 अपॉन r का होल स्क्वायर, ये 1/2, ये 3/2 हो गया, 3/2 ऊपर जाएगा स्क्वायर हुआ तो 4/3, 4/9 इंटू जी। तो आपका जो नया फोर्स हो गया, नया फोर्स F इज इक्वल टू एम जी' की वैल्यू 4/9 जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/9 mg, और आपका पुराना mg कितना है 72, तो 4/9 इंटू 72 ये 8, ये कितना हो गया 32 न्यूटन, ठीक है। तो 32 न्यूटन हो गया ये आपका फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है, और वो 200 वोल्ट आरएमएस और 50 हर्ट्ज आवृत्ति के एक एसी स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज व्हाट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, V और F इसकी आवृत्ति है, और ये C कैपेसिटेंस है। तो इसमें करंट आपको निकालना है, तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले इसका XC चाहिए। तो XC बराबर 1/2 पाई F इंटू C, ठीक है। इसको निकालते हैं तो 2 पाई F कितना 50, और C कितना है भाई, C 40 माइक्रोफेरेड, तो 40 इंटू 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 ये देखिए 0 0, जिसकी घात -4 ऊपर जाएगा, तो जिसकी घात +4 बटा ये 4 पंजे 20, और 20 इंटू 2 40 पाई, ठीक है। और 1 0 और कट जाएगा, तो 10⁻3 यानी आपका हो गया 1000/2
4 पाई। ठीक है, ये आपका हो गया XC ओम में। अब इसके बाद में हम लोग निकालने हैं RMS वैल्यू। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS बटा XC। ठीक है, तो VRMS जो गिवन है वो RMS ही है, तो 200 बटा XC की वैल्यू कितनी है 1000 बटे 4 पाई, तो 4 पाई ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये हो गया 2 से 5, और ये कितना आ गया भाई 4 पाई बाई 5। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी 4 पाई बाई 5, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.15 से, तो 4 3 12, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा 12 2 2.5 लगभग। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट, yes, the phase difference between displacement and acceleration in a simple harmonic motion, particles in a simple harmonic motion। तो simple harmonic motion करने वाले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो a sin ओमेगा t होता है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा, इसका एक बार अवकलन करेंगे a ओमेगा cos ओमेगा t, और इसका एक्सेलरेशन एक बार फिर अवकलन करेंगे तो a ओमेगा, एक ओमेगा बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर, और cos का अवकलन माइनस साइन ओमेगा t। ठीक है, तो यहाँ से माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट में साइन ओमेगा टी आ रहा है और एक्सेलरेशन में माइनस साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो साइन में क्या ऐड करें कि माइनस आ जाए, तो आपको पाई ऐड करोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि साइन पाई प्लस जो थीटा होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है माइनस का होता है, तो आपका फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना है पाई का, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस का जो फ्रीक्वेंसी वो होता है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है F/2 kT। ठीक है, तो F कितना है 3, तो 3/2 kT, फोर्थ ऑप्शन। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये कोई मान लो धातु है और इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यानी दहली आवर्ती म्यू नॉट है, तो इस पे जो लाइट आपतित हो रही है वो V बराबर 1.5 म्यू नॉट है। ठीक है, और इस पे कुछ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हैविंग, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया और इंटेंसिटी को डबल कर दिया। तो जो करंट होती है, धारा होती है, प्रकाश विद्युत धारा, वो तीव्रता के समानुपाती होती है, तीव्रता के समानुपाती होती है, लेकिन कब होती है जब देहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश गिराया जा रहा हो। ठीक है, तो आपके पहले आपका जो प्रकाश गिराया जा रहा था उस समय धारा आई थी, उस समय धारा कितनी थी आई। ठीक है, और अब प्रकाश कैसे गिराया जा रहा है इस आवृत्ति के आद्य आवृत्ति का, तो इसके आद्य आवृत्ति कितनी है, जो न्यू डैश हमारा होगा वो होगा 1.5 न्यू नॉट, तो ये हो जाएगा 0.75 न्यू नॉट। यानी अब जो आवृत्ति है वो आवृत्ति थ्रेशोल्ड आवृत्ति से यानी देहली आवृत्ति से कम है, और अब देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर गिरा रहे हैं तो धारा आवृत्ति के साथ डबल नहीं होगी बल्कि धारा 0 हो जाएगी, बिकॉज प्रकाश विद्युत प्रभाव रहेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा ही नहीं, तो आपकी धारा कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट 36, ए वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L। ठीक है, इस वायर से हम लोग एक m द्रव्यमान लटका रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से इसका m द्रव्यमान यहाँ से लटकाया, और m द्रव्यमान लटकाते इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी L1। तो मुझे इसमें जो विकृति उत्पन्न हुई है वो कितनी उत्पन्न हुई है, डेल्टा L इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये इसमें विकृति होगी। ठीक है, अब पूछा है एक्सप्रेशन फॉर द यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस होता है y बराबर प्रतिबल F/A अपॉन विकृति डेल्टा L/L। ठीक है, तो F कितना है mg, तो mg अपॉन a, डेल्टा L बट्टे में L ऊपर है, तो L इसकी इनिशियल लेंथ L ही थी, और डेल्टा L कितनी है L1 माइनस L।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा mg अपॉन एल, mg l अपॉन a l1 माइनस l, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 37 है, रेस इज इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन द सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म ए, एक पतला प्रिज्म है, स्मॉल एंगल प्रिज्म मतलब पतला प्रिज्म है, इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस। ऐसा आपको बोला गया कि एक पतला प्रिज्म है, उस पतले प्रिज्म पर प्रकाश की किरण आपतन कोण आपतन कोण आई के साथ आई और फिर सामने वाली सतह पर लंबवत टकराई। ठीक है, ये इसका प्रिज्म कोण है आई, तो ये 90, ये ए, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 90, और फिर इन दोनों का सम 90 है तो ये अगेन ए होगा। ठीक है, देख लेना आप, ये 90, ये ए, ये 90 माइनस ए, और ये 90 माइनस ए, तो ये अगेन ए। ठीक है, अब इसका अपवर्तनांक n बराबर कितना है 1, और इसका अपवर्तनांक n बराबर कितना है म्यू। ठीक है, ये n1 1 है और n2 म्यू है। ठीक है, स्नेल का नियम लगा दो इस पे, इस सरफेस पे, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ठीक है, n1 कितना है 1 साइन आई, 1 साइन आई बराबर n2 म्यू इंटू साइन आर। साइन आर, आर कितना है a। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इज इक्वल टू आई म्यू और साइन आर इज इक्वल टू आर, आर कितना है a, तो फाइनली आई इज इक्वल टू म्यू इंटू a। ऑप्शन विल बी फर्स्ट। 37 के बाद में नेक्स्ट है 38 टॉर्क पूछा है, किस स्थिति सदिश पर, इस स्थिति सदिश पर इतने फोर्स के द्वारा, तो टॉर्क टो वेक्टर दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, आर कितना है, आर 2i कैप 2k कैप क्रॉस 3j कैप। ठीक है, तो ये 2 इंटू 3 6 k क्रॉस j। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, इधर देखिए, ये i, ये j और ये k, अगर इधर चलते हैं तो प्लस आता है और इधर चलते हैं तो माइनस आता है, तो k क्रॉस j ये, तो ये क्या होगा माइनस आई, तो इसकी जगह माइनस आई लिख दूंगा, 6 इंटू माइनस आई, दिस इज माइनस 6i कैप न्यूटन, नहीं सॉरी टॉर्क है तो न्यूटन इंटू मीटर, तो माइनस 6i कैप न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन कोर एंड सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर देखिए, ये S1 है और ये S2 है, और ये सेपरेशन है स्मॉल d, और ये पर्दे से इसका डिस्टेंस है कैपिटल D। ठीक है, और फ्रिंज विड्थ, तब इस समय यहाँ पे लेमडा प्रकाश आ रहा है, तो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल होता है लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। अब क्या बोल रहा है ये, अब बोल रहा है कि इफ द सेपरेशन बिटवीन कोर एंड सोर्स इज हाफ्ड। ठीक है, सेपरेशन को आधा कर दिया तो जो बीटा डैश हो जाएगा उसमें लेमडा, सेपरेशन को आधा एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड कोर एंड सोर्स इज डबल्ड, इसको 2d कर दिया, तो ये तो कर दिया 2d और इसको कर दिया d/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 लेमडा d अपॉन डी, 4 गुणा हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA इज -20 जूल, द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली -20 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, ये आपको पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E का भाग दे देंगे, जूल में E का भाग देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा, फर्जी एकदम।
देखें तो जूल में जो दी हुई है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए ई का भाग दे दो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये हो जाएगी 10 की घात -20 बट्टा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो भी आ रहा है कितना आ रहा है, ये जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये 10 की घात -20 और ये 10 की ये माइनस हो जाएगा -1, और अब इसको सॉल्व कर लो, ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट है ए यूरेनियम आइसोटोप U92 235, इस पे एक न्यूट्रॉन गिराया और ये किस में कन्वर्ट हुआ 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन, इसमें ये कन्वर्ट हुआ। और इसके अलावा एक नाभिक और बना वाई, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो डेफिनेटली चार्ज, मास, ये सब कुछ कंजर्व रहेगा। तो ये इधर कितना है टोटल 236, और इधर ये कितना है 89 प्लस ये कितना है 3, तो 3, ये कितना हो गया 92। 92 को 236 में से सब्ट्रैक्ट करेगी तो ये आएगा 144। तो मास नंबर 144 आ रहा है, 144 इस ए के ऑप्शन में है, और बाकी इनको भी आप रिमूव करके देख लें, 56 ही आएगा, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg respectively are attached to two ends of a rigid rod length 1 meter with negligible mass। ठीक है, एक नगण्य द्रव्यमान की रोड है जिसके इस तरफ 5 kg का द्रव्यमान और उधर की तरफ 10 kg का द्रव्यमान बंधा हुआ है, ये 5 kg, ये 10 kg, और इनके बीच में ये जो लेंथ है वो है 1 मीटर। ठीक है, तो पूछा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कहाँ से पूछा 5 kg के पार्टिकल से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो 5 kg के पार्टिकल से इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो x बराबर, तो x बराबर सामने वाला मास 10 बटा टोटल मास 15 इंटू बीच की डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया 2/3, ये हो गया 0.67 मीटर, और सेंटीमीटर में 0.67 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 67 सेंटीमीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट 43 है लाइट विथ एवरेज फ्लक्स। एवरेज फ्लक्स ये इसका क्या है, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी क्या है, I इज इक्वल टू 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20 जूल पर सेकेंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पूछा क्या, falls on a reflecting surface normally incident having surface area 20 सेंटीमीटर। ये जो इंटेंसिटी है वो गिर रही है किसके ऊपर, एक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे गिर रही है। ठीक है, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 मिनट के अंदर, 60 सेकेंड के अंदर इस पे कितनी एनर्जी आके गिरी है उसको कैलकुलेट करो। ठीक है, तो एनर्जी आपको जूल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, जूल। तो इस क्वांटिटी से एनर्जी जूल कैलकुलेट करना है, तो सेकंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों गुणा करोगे तो ये कटेगा। तो इससे आपको एनर्जी चाहिए, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 20 को आप मल्टीप्लाई करो किससे, टाइम और सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, तो 20 को गुणा कर दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेकंड कितना है 60 सेकंड, तो इंटू 60 सेकंड। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आएगा कितना आएगा, 6 6 दूनी 12, 12 दूना 24 इंटू 10 की घात 1 2 3, तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, नहीं 10 टू द पावर 3, 24 इंटू 10 की घात 3, फर्स्ट ऑप्शन। द इंक्रीज इन विड्थ, देखिए एक मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, इधर की तरफ
P है, इधर की तरफ N है, और ये मेरे पास इसकी डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन रीजन ऑफ PN जंक्शन इज ड्यू, कि डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज कब होगा, जब मैं इसको रिवर्स बाइस में जोड़ूंगा तब इंक्रीज होगा, बाकी किसी में इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट 45 लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन है, ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज इज बैलेंस ए 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। देखिए एक मीटर ब्रिज है मेरे पास, इसके इधर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, फिर इधर की तरफ राइट की साइड में एक रेजिस्टेंस है, फिर ये, और फिर इसके बाद में ये वायर हो गया, और ये मिडल से इसको संतुलित करने के लिए जो किया। तो बोला कि इधर की तरफ एक अननोन रेजिस्टेंस है और इधर की तरफ एक 10 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसका जो बैलेंस रेशियो आ रहा है वो 3:2 है, ठीक है, यानी ये L1 और ये L2 है, वो L1/L2 दैट इज 3:2 है। तो L1/L2 क्या आएगा, x/10 इज इक्वल टू L1/L2, x/10 इज इक्वल टू L1/L2, ठीक है। तो L1/L2 क्या है, 3/2, तो 10 ये कितना 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम, और x इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास 15 ओम, ठीक है, 15 ओम इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, किसका, x का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे देखें, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, इसकी लेंथ 1.5 मीटर है, कितनी है, 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर का रेजिस्टेंस है 15 ओम, तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1 मीटर का, देखिए 1.5 मीटर का रेजिस्टेंस है 15 ओम, तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस होगा 15/1.5, 10 ओम। 10 ओम रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लंबाई का 10 ओम रेजिस्टेंस होगा। तो आपको पूछा है कि 1 ओम रेजिस्टेंस कितने मीटर का होगा, तो 10 ओम रेजिस्टेंस है 1 मीटर का, तो 1 ओम रेजिस्टेंस होगा 1/10 मीटर, 1/10 मीटर यानी 1 × 10 की घात -1 मीटर, 1 × 10 की घात -1 मीटर, ऑप्शन विल बी 4th। क्लियर। तो ये नीट 2020 में फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन हुआ। ऐसे ही आपको पीछे सर ने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए। क्लियर, थैंक यू।